हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज हम गेट 2019 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जितने सारे क्वेश्चन आए वो हम सॉल्व करेंगे। तो गेट 2019 में टोटल 5 क्वेश्चन आया था, जहाँ पे 2 क्वेश्चन था 1 मार्क का है और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो मतलब टोटल मिला के 8 मार्क्स आया था। तो इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है विथ 3 सोर्सेज एंड 3 डेस्टिनेशन। 3 सोर्सेज है और 3 डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट, अवेलेबिलिटीज, डिमांड सारे फाइनाइट से एंड पॉजिटिव है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है। पहले स्टेटमेंट में बोलती है कि द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डज नॉट हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास कभी भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं होगा, हमेशा इनके पास फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास हमेशा फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास बी स्टेटमेंट में द नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास टोटल एम एन वेरिएबल्स होता है, जहाँ पे m प्लस n माइनस 1 है बेसिक वेरिएबल्स और एम एन माइनस ऑफ m प्लस n माइनस 1 होता है नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम हमारे पास यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m 9 माइनस ऑफ 5 मतलब टोटल 4 है हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो इसीलिए ये ऑप्शन बी भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद बोलती है कि डुअल वेरिएबल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन जो आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए वो है ये कि जहाँ पे हमेशा हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। ये टोटल यहाँ पे m प्लस n कांस्टेंट होती है और सारे कांस्टेंट में इक्वालिटी साइन है, तो इसीलिए जो करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल्स आ जाएगा वो हमेशा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन आ जाएगा। ठीक है, वो हमेशा अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन में ये जो सी में जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद बोलती है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हैज एट मोस्ट 5 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पास m प्लस n माइनस 1 एग्जैक्टली बी एफ एस आती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली बी एफ एस होती है m प्लस n माइनस 1। तो हमारे पास m3 है तो यहाँ से 5 बी एफ एस आएगा, 5 एग्जैक्टली बी एफ एस आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कभी भी एटमोस्ट नहीं आता, ये एग्जैक्टली आता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज होता तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, बस इस एटमोस्ट वर्ड की वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पे एक सिस्टम गिवन है हमारे पास और x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल्स है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है। अब बोला है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन गिवन है जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो है ही, तो इसीलिए ये सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई अगर हम कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 + b माइनस ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू ए, और सेकेंड कांस्टेंट में आ जाएगा 1 + b माइनस 2c इज इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन और ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। इसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब क्या है कि सारे वेरिएबल्स जो है वो ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे b भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0 आएगा और c भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0 आएगा। 1 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है और x3 का वैल्यू 0 गिवन है। उसके बाद होती है ये बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है कि n माइनस m, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो होगा वो आएगा नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स मीन इनका जो वैल्यूज होगा वो इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है, वो तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x3 का वैल्यू 0 है, मतलब ये हमारे पास नॉन बेसिक दिया हुआ है। इसके बाद है कि x3 का वैल्यू b, x2 का वैल्यू b है और x4 का वैल्यू c है। तो इन दोनों में से किसी एक 0 होगा, तो आइदर b 0 होगा और c 0 होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि बी हमारे पास जीरो है। अगर बी जीरो होता है तो वो ऑप्शन क्वेश्चन जो हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन है, तो टू इक्वेशन ये इंप्लाई करती है कि सी का वैल्यू है -1। लेकिन सी का वैल्यू -1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फिजिबिलिटी कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ से बी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक है, तो बी अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो सी ऑफकोर्स जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सी जीरो को अगर हम पुट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 + b = a, और यहाँ से आ जाएगा b = 2। b = 2 अगर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ से a = 5 मिल गया हमें। तो a का वैल्यू 5 आ गया, b का वैल्यू 2 मिल गया हमें। सो a + c का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो a + b + c का वैल्यू आ जाएगा 7। ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है और एक बीटा भी है जो आरडीएल नंबर से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कि द एलपीपी ऑलवेज फाइनाइट ऑप्टिमल वैल्यू फॉर एनी बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, डुअल ऑफ द एलपीपी मे बी इनफिजिबल फॉर सम बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, और फॉर सम बीटा के लिए कुछ और भी दो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर पाएंगे इसी सिस्टम को। तो अगर मैं इसकी सिस्टम को ड्रॉ कर लेती हूँ तो सबसे पहले स्टेटमेंट पहले कांस्टेंट के लिए इस तरीके से x1/-4 एंड x2/2, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये है पहला कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग। दूसरे कांस्टेंट में x2, ये x1 है और ये x2 है। x1/2 एंड x2/6 अगर मैं बीटा को 0 चूज कर लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों केसेस में बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं बीटा 0 मान लेती हूँ तो यहाँ से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जो करस्पॉन्डिंग टू द कांस्टेंट 2 है। ठीक है, तो अब क्या है, अब दोनों कांस्टेंट के लिए लेसिस टूवर्ड्स एरोज जो होगा लेस इज इक्वल टू, एरोज जो होगा वो टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, क्योंकि कांस्टेंट में लेस इज इक्वल टू साइन प्रेजेंट है। तो ये आ गया हमारे पास फिजिबल रीजियन। ठीक है, इसके बाद बीटा ग्रेटर देन जीरो है, या पे बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो बोला है। अगर मैं इस बीटा को इज इक्वल टू जीरो मान लेती हूँ तो यहाँ से सेकेंड कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, x1 जो आएगा वो लेस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तब ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कि x1 इज इक्वल टू 2। ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जिसके लिए एरोस भी टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा। तब ये रीजियन इसके साथ, ये रीजियन भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और अगर बीटा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जीरो से, मतलब टेंस टू इंफिनिटी होता है, तो अब ये 6/बीटा क्या आ जाएगा, 6/बीटा ये टेंस टू जीरो आ जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस तरीके से आकर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से आकर। ठीक है, तो इसका भी जो एरोस होगा टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, तब ये रीजियन मिल जाएगा हमें। तो हमें तब क्या मिल रहा है, हमें फॉर एनी बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो, तो किसी भी बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो के लिए हमें हम फाइनाइट एंड बाउंडेड फिजिबल रीजियन मिल रहा है। अगर फिजिबल रीजियन फाइनाइट एंड बाउंडेड होता है तो वहां से जेड की जो वैल्यूज आएगा, जेड की जो वैल्यूज आएगा वो भी फाइनाइट होगा, और उनमें से किसी एक वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो यहाँ से जेड की जो ऑप्टिमल वैल्यू मतलब जेड मैक्स वो भी फाइनाइट आ जाएगा। जेड मैक्स अगर फाइनाइट होता है तो प्राइमल के पास क्या होगा, प्राइमल के पास होगा फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। प्राइमल हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर एनी बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो के लिए। तो इसीलिए ये ऑप्शन, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। LPP has a finite optimal value for any beta greater is equal to 0। अब सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि द डुअल ऑफ द LPP में बी इनफिजिबल। अब डुअल इनफिजिबल कब होगा, जब प्राइमल क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो के लिए, किसी भी बीटा ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो के लिए तो प्राइमल की अनबाउंडेडनेस की कोई चांस ही नहीं है। हमेशा फिजिबल रीजियन बाउंडेड मिलेगा और वहां से प्राइमल के पास भी हमेशा फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो प्राइमल के पास अगर फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है तो यहाँ ये इंप्लाई करती है कि डुअल के पास भी, डुअल हैज सेम, डुअल के पास भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए डुअल की इनफिजिबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेटमेंट में आती है कि फॉर सम बीटा द पॉइंट
1 2 is the feasible to the dual of the LPP, then Z less is equal to 6 for any feasible solution x1 x2 of the LPP। तो थर्ड के लिए बोला है कि यहाँ पे फीजिबल सॉल्यूशन की बात हो रही है। जब फीजिबल सॉल्यूशन की बात आती है ना, तब हम अप्लाई करते हैं वीक डुअलिटी थ्योरम, ठीक है। अच्छा, 1 2 जो है वो फीजिबल सॉल्यूशन है ऑफ द डुअल की। तो अगर हम यहाँ से डुअल निकालेंगे, डुअल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे, तो वो आ जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ 4y1 प्लस 6y2, ठीक है, जिसको मैं जेड वाई मान लेती हूँ। ये है डुअल के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस जेड वाई का वैल्यू 1 2 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे 1 2 बोला है फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल। देन ये जेड वाई की वैल्यू आ गया 16। अब वीक डुअलिटी थ्योरम बोलती है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है प्राइमल के लिए और डुअल के लिए है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो वीक डुअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो हमेशा लेस इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन होता है। मतलब मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका वैल्यू लेस इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पे जेड के लिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या मिल रहा है हमें, x1 x2, ठीक है। तो z एट द पॉइंट x1 x2 ये आ जाएगा हमेशा लेस इज इक्वल टू जेड वाई एट द पॉइंट 1 2, और जेड वाई 1 2 जो है वो 16 है। तो यहाँ से, और z एट द पॉइंट x1 x2 इसको जेड ही बोला है उन्होंने, तो z हमेशा लेस इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसीलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। और फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है कि फॉर सम बीटा x1 x2 आर द बेसिक वेरिएबल्स ऑफ द ऑप्टिमल टेबल। अब ऑप्टिमल टेबल ऑफ द एलपीपी विथ x1 इज इक्वल टू 1/2, देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डुअल, ठीक है। अब ऑप्टिमल टेबल में x1 x2 क्या है, बेसिक वेरिएबल्स है, और x1 की वैल्यू 1/2 है। ऑप्टिमल टेबल होता है जहां से हमें सॉल्यूशन निकलता है। तो ऑप्टिमल टेबल से हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तो x1 की वैल्यू ऑलरेडी हाफ गिवन है और x1 x2 क्या है, बेसिक वेरिएबल्स। अगर हम यहाँ से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, इसी यहाँ से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे इसी कांस्टेंट का, तो क्या आ जाएगा, -x1 प्लस 2x2 प्लस s1 जो होता है हमारे पास स्लैग वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लेस इज इक्वल टू 6 है, लेस इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। और यहाँ पे 3x1 आ जाएगा प्लस बीटा ऑफ x2 प्लस s2, ठीक है, यहाँ पे भी लेस इज इक्वल टू है। अब बोला है कि ऑप्टिमल टेबल पे x1 और x2 दोनों बेसिक वेरिएबल्स है। मतलब क्या है कि s1 और s2 नॉन बेसिक है, सो इनका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो इनका वैल्यू अगर 0 आती है, तो अगर हम यहीं पे यही फर्स्ट कांस्टेंट में पुट करेंगे s1 s2 का वैल्यू, और x1 का वैल्यू हाफ हमारे पास गिवन है, तो हमें यहाँ से x2 मिल जाएगा। सो 1/2 प्लस 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से हमें x2 का वैल्यू मिल गया 9/4। बस x1 आ गया, x2 आ गया। अब हम इसको हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 9/4। सो यहाँ से आ गया हमारे पास 10। और ये है प्राइमल के लिए ऑप्टिमल वैल्यू जो डुअल के ऑप्टिमल वैल्यू से सेम होता है, ठीक है। तो डुअल के लिए भी ऑप्टिमल वैल्यू 10 आ जाएगा, तो इसीलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। सो 1 2 था हमारे पास, 2 था हमारे पास फॉल्स, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, सो इसीलिए ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 48, जो एक असाइनमेंट प्रॉब्लम से है, जहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और 4 जॉब्स है 4 पर्सन से। मतलब 4 जॉब्स को 4 पर्सन से असाइन करना है, 4 पर्सन को असाइन करना है 4 जॉब्स, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पूछा है ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम का। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी है कि जॉब J4 जो है वो पर्सन P2 को ही असाइन करना होगा। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन गिवन होता है कि जो जॉब J4 रो P2 को ही असाइन करना होगा, तो हम सबसे पहले उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे यहाँ से। तो अगर J4 की करस्पॉन्डिंग कॉलम और P2 की करस्पॉन्डिंग रो को हमने यहाँ से हटा दिया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है, कॉस्ट मैट्रिक्स है, मैं पहले उसको एक बार यहाँ से एक बार उसको लिख लूंगी कि ये 586 676 और ये 698। अब इसके ऊपर आप अगर आप हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे फॉर द रिमेनिंग ऑप्टिमल असाइनमेंट प्लान, ठीक है। तो इसके जो सबसे पहले जो पहला जो स्टेप आती है हंगेरियन मेथड से, कि
जो ईच रो के लीस्ट एलिमेंट को ढूंढना है। यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट 5 है, इसका लीस्ट एलिमेंट 6 है और इसका लीस्ट एलिमेंट 6 है। उसी एलिमेंट को सारे एलिमेंट से माइनस करना है, उसकी उसी रो की। तो यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 1, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये सॉरी ये 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 0, ये आ गया 1, ये 0, ये आ जाएगा 0, ये 3, ये 2। ठीक है, अब देखना है कि सारे कॉलम्स में 0 है या नहीं। अगर नहीं होता है तो उसी कॉलम की जो लीस्ट एलिमेंट, वो लीस्ट एलिमेंट को ढूंढना है और वहां से उसी लिस्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट से माइनस करना है। तो ये तो 0 है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 0 नहीं है, लिस्ट एलिमेंट 1 है तो वो माइनस हो जाएगा। थर्ड कॉलम में 0 है। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए जिस रो में ओनली 1 0 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम को ड्रॉ करना है। ये आ गया हमारा पहला लाइन। और जिस कॉलम में ओनली 1 0 है, सेकंड कॉलम में ओनली 1 0 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग रो को हमें ड्रॉ करना है। ये आ गया दूसरा लाइन। अब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस 2 है जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ सेम नहीं है, मतलब ऑप्टिमलिटी तो रीच्ड नहीं हुआ अभी। तो इसीलिए इसके बाद हमें एक और स्टेप लगाना है, जहाँ पे क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, इसी अनकवर्ड एलिमेंट से लीस्ट एलिमेंट्स को चूज करना है और वो उसी एलिमेंट अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करना है और जहाँ पे लाइन की क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, ये 0 में 0 क्रॉस सेक्शन में था, यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये 1 जो है ये लीस्ट एलिमेंट है अनकवर्ड मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे ये 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ से 2 था, ये 1 आ जाएगा, ये 1 0 हो गया, ये 0 0 एज इट इज हो गया और ये 1 1 हो गया। अब फिर से एक बार लाइन ड्रॉ करना है, जिस रो में ओनली 1 0 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को ड्रॉ करना है। तो थर्ड रो में ओनली 1 0 था तो इसीलिए ये लाइन आ गया। इसके बाद कौन से कॉलम में ओनली 1 0 है, सेकेंड कॉलम में, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो को ड्रॉ करना है। अब ओनली 1 0 बचा है, हम इसकी ये रो वाइज भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी लाइन ड्रॉ कर सकती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रो वाइज लाइन ड्रॉ कर दिया थर्ड लाइन। अब क्या आ गया, यहाँ से 3 लाइन्स आ गया जो 3 ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के साथ सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्टिमलिटी रीच्ड हो गया। अब क्या करना है, इसी जीरोस को एक 3x3 मैट्रिक्स में लिखना है। हम जो जीरोस क्रॉस सेक्शन में नहीं है उसी जीरोस को छोड़ के, मतलब क्रॉस सेक्शन के जीरोस को छोड़ के बाकी जो जीरोस आएगा उस जीरोस को हमें 3x3 मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया। इसके बाद देखना है कि कौन सा जीरो उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में अकेला है। तो ये 0 इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में अकेला है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन में हमें असाइनमेंट मिलेगा। अच्छा ठीक है, इसी रो जो है ये इसकी कॉलम में, इसकी रो में अकेला है और ये 0 ये इसकी कॉलम में अकेला है। लेकिन इन जीरोस के लिए ये 0 इसकी रो में भी कोई और 0 है और इसकी कॉलम में भी कोई और 0 है। तो इसीलिए ये जो 0 ये क्रॉस हो जाएगा। अगर ये क्रॉस हो जाती है तो बाकी जो जीरो, दो जीरोस है, ये फ्री हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में। ठीक है, तो इसीलिए इसी पोजीशन वाइज हमें असाइनमेंट मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम पहले जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था वो यहाँ पे मार्क करेंगे कि कहाँ पे असाइनमेंट होगा हमें। तो यहाँ पे ये असाइन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और हमें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे P2 को J4 जॉब मिला था, मतलब यहाँ पे हमें असाइनमेंट पहले से दिया हुआ था। बस क्या करना है, इसी कॉस्ट को ऐड करना है, 6 + 8 + 7 + 6, तो यहाँ से आ गया 27। ये आ गया हमारे पास ऑप्टिमल असाइनमेंट कॉस्ट और मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 52 जो सिंप्लेक्स मेथड रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ऑप्टिमल टेबल गिवन है। ठीक है, और जो एलपीवी दिया हुआ है ये एलपीवी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे x1 x2 x3 x4 जो है वो ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा गामा जो है रियल कांस्टेंट है, और हमारे पास एक ऑप्टिमल टेबल गिवन है जहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स है x1 x2 और सॉल्यूशन है, मतलब x1 और x2 की सॉल्यूशन भी मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्टिमल टेबल है। तो इसीलिए यहाँ से क्या सॉल्यूशन मिल गया हमें, x1 की वैल्यू आ गया 2, x2 का वैल्यू मिल गया हमें 6। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स है। तो जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो x3 और x4 वो नॉन बेसिक होगा क्योंकि वो ऑप्टिमल टेबल में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये नॉन बेसिक हो गया। अब क्या करना है, अब इसी
कांस्टेंट में अगर हम ये सॉल्यूशन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगा बीटा इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू गामा, सो गामा इज इक्वल टू 10 मिल गया हम। अब निकालना है हमें अल्फा की वैल्यू, ठीक है। वो अल्फा कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो इसीलिए ये ऑप्टिमल टेबल को एक बार हमें फिर से जेड जे माइनस सी देखना होगा। तो जहाँ पे जेड जे माइनस सी जो को एक बार हमें फिर से निकालना होगा, ठीक है। तो जेड जे माइनस सी जे को निकालने के लिए यहाँ पे एक और कॉलम की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हम सी बी, जो इस बेसिक वेरिएबल के ऊपर में जो कॉस्ट आती है वो सी बी कॉलम में वो कॉस्ट आती है। तो x1 के ऊपर में क्या है, अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, x2 के ऊपर में 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जेड जे माइनस सी को एक बार फिर से कंप्यूट करना है। तो यहाँ से जेड जे माइनस सी क्या आ जाएगा, ये अल्फा इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस अल्फा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 3, ठीक है। अब जेड जे माइनस सी जे हमारे पास तो गिवन था, बस क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू इनके साथ कंपेयर करना है। तो 3 माइनस अल्फा जो है वो एक्चुअली इक्वल्स टू 0 है, तो इसके बाद अल्फा माइनस 3 वो भी 0 के साथ इक्वल है, 6 माइनस अल्फा वो भी 2 के साथ इक्वल है, और यहाँ पे अल्फा माइनस 3 ये भी 1 के साथ इक्वल है। तो यहाँ से आ गया अल्फा की वैल्यू 3, यहाँ से मिल गया अल्फा की वैल्यू 3, यहाँ से मिल गया अल्फा की वैल्यू 4, और यहाँ से मिल गया अल्फा की वैल्यू 4, ठीक है। तो मतलब अल्फा की दो वैल्यू आ गया, एक बार 3 आ गया, एक बार 4 आ गया। अब क्या करना है, अब देखना है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास मैक्सिमाइज है, और x1 भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है, x2 भी ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमाइज है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू हम जितना बढ़ाएंगे जेड का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जे अल्फा की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो जेड की वैल्यू भी मैक्सिमाइज आ जाएगा। तो इसीलिए 3 और 4 में से अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमाइज आएगा, तो वो 3 और 4 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, तो इसीलिए हम अल्फा को 4 चूज कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि जेड भी मैक्सिमाइज हो जाए। बीटा तो हमारे पास फिक्स्ड था, वो 1 था, गामा की वैल्यू था 10, तो इन तीनों को मिला के हमें आ गया 15, तो 15 आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन 2019 में टोटल 5 क्वेश्चन था, जो सारे मेथड्स मतलब सारे टॉपिक से आया था। एक ये था एक्चुअली हमारा सिंपलेक्स मेथड से, इससे पहले वाला क्वेश्चन था असाइनमेंट से, इससे पहले था ये डुअलिटी से, इसका पहला क्वेश्चन इसके पहले जो आया था ये था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, और जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास ये था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। मतलब सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था, तो टोटल 8 मार्क्स आया था, जो गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।